वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। पुणे पहुंचकर सामंत विशाखा और अमर से पूछताछ करता है। यशवंत यूनियन लीडर बन जाता है। आओ आओ भाई लीडर, आओ आओ, बड़े जच रहे हो हार पहने हुए। हाँ? वसुंधरा रघुनाथ से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। विक्रम बलराज से कहता है कि वो वसुंधरा को रघुनाथ के पास ले जाए। बलराज इस बात से नाराज हो जाता है। तुम जाओगे और जाकर रघुनाथ जी से कहोगे ये रही आपकी पत्नी जो गांव से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई है आपसे मिलने। विशाखा अमर की बातों में आकर अपने प्यार का इजहार करती है। मैं अपने ब्रदर को बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ चुका है जिससे मैं आपके जितना ही प्यार करती हूँ। इंस्पेक्टर सामंत और इंस्पेक्टर यादव महेश की लाश की जांच करते हैं। नहीं यादव, नहीं। मेरा दिल, मेरा दिमाग ये बात मानने से साफ इनकार करते हैं कि जो मरा वो महेश ही नकाबपोश था। सर, मैं इस केस पर नया हूं, मगर जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी वो इस नकाबपोश से मिलती हुई। मसलन नीली आंखें, विक्टिम को डराना। और सर, इस नारायण के मर्डर केस में भी इसी नकाबपोश का हाथ होने का मुझे शक है। वजह सर ये छुरा। देखिए सर, ये कोई मामूली छुरा नहीं है। इस छुरे से किसी भी इंसान की गर्दन बड़ी आसानी से काटी जा सकती है। यही तो बात है यादव, यही तो बात है। किसी प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही मामूली सा काम है यादव, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए। और यही नहीं यादव, जिस तरह से ये महेश मरा है गर्दन की हड्डी टूटकर, वो भी तरीका किसी स्टूडेंट का अपनाया हुआ नहीं लगता। सर, आप अमर पर भी शक कर रहे हैं। अमर, महेश, ये तो बस कठपुतलियां हैं यादव, किसी के इशारों पर नाचने वाली। वैसे महेश की मैंने पूछताछ की थी, वो बहुत ही होनहार लड़का था। सर, कौन हो सकता है इन सब के पीछे? यशवंत, कृष्णकांत, या फिर वो रघुनाथ। रघुनाथ वर्मा इज अ बिग नेम। आई नो यादव, आई नो। लेकिन इस रघुनाथ वर्मा की जिंदगी का आलेख जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, वो मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर रहा है। मैनेजर से लेके मालिक तक। एग्जैक्टली। गजेंद्र नाथ जी की मौत एक हादसे में हुई। जैक पर से गाड़ी उनके सीने पर उतर गई और उसके नीचे दबकर वो मर गए। रघुनाथ जी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। हाँ, रिपोर्ट में उनका ये स्टेटमेंट है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है सर? इस हादसे का सिर्फ एक ही गवाह है, यशवंत। और यशवंत ने इस हादसे के लिए मुनावर को जिम्मेदार ठहराया था। तो सर, मुनव्वर को अरेस्ट क्यों नहीं करते? हमारे यहां लाशों के लिए अरेस्ट वारंट नहीं मिलती यादव। मुनव्वर की मौत के बाद यशवंत ने स्टेटमेंट दिया था। गजेंद्र नाथ जी की मौत के 3 महीने बाद शालिनी जी ने दूसरी शादी की।
रघुनाथ से। तब मैनेजर रघुनाथ मालिक रघुनाथ बन गए। और जब विक्रम विदेश से लौटा, उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रघुनाथ के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हाँ, उन पर हमला पार्किंग प्लेस पे हुआ था। सर, इसके पीछे नकाबपोश का हाथ हो सकता है? आई डोंट नो यादव, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यादव, इस नकाबपोश ने अपना पहला रूप अस्पताल में दिखाया था, विशाखा पर हमला करके। सर, उस वक्त अमर कहां था? वहीं था, उसी शहर में। और महेश? पता नहीं, शायद नकाब ओढ़े था। उसे भी सस्पेक्ट माना जा सकता है। सर, इस हमले के बाद हुआ कार ब्लास्ट। हाँ, विक्रम जिस गाड़ी से जा रहा था वो गाड़ी खराब हो गई और उसे जो दूसरी गाड़ी दी गई, उस गाड़ी में बम रखा हुआ था। That was a severe attempt. सर, नारायण का इस ब्लास्टिंग से क्या कनेक्शन है? यादव, विक्रम को जो दूसरी गाड़ी दी गई थी वो नारायण ने लाकर दी थी। और नकाबपोश का क्या कनेक्शन हो सकता है? आई डोंट नो रियली यादव, लेकिन इस हादसे से पहले उस नकाबपोश ने विशाखा को डराने की कोशिश की थी उसके हॉस्टल में। लेकिन उस वक्त अमर वहां नहीं था, महेश था। इंटरेस्टिंग। और इस हादसे के बाद हुआ यह कार ब्लास्ट और फिर नारायण की हत्या। सर, रिपोर्ट बताती है कि नारायण के बॉडी के पास पैसे मिले। रखे होंगे यादव, रखे होंगे सस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद यूनियन लीडर मुनावर मारा गया। नहीं, उससे पहले विक्रम को अस्पताल भेजा गया। उसे पागल साबित करने की कोशिश की गई। सर, आई एम सॉरी, यू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस केस। फिर भी आपने यादव, लोग समझते हैं इस वर्दी में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस जो इसे पहनते हैं वही जानते हैं। वैसे मैंने विक्रम की मदद करने की बहुत बार कोशिश की है। उसे अस्पताल से मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर बाहर लेकर आया था। सर, ये मैटर रिपोर्ट में नहीं है। ये काम आपने अपने जिम्मेदारी पर किया। इसमें रिस्क थी सर। हाँ, लेकिन अस्पताल में उसकी जान को खतरा था यादव। सर, उसकी जान को खतरा तो वैसे भी था। जब वो हॉस्पिटल से अपने पुराने घर पहुंचा तब भी उस पर हमला हुआ था, टेलीस्कोपिक गन से, स्नाइपर से 2 गोलियां। सर, उस वक्त विक्रम, उसकी माँ और वो माई जी, वो तीनों थे ना सर? एक्चुअली आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड यादव कि गोली किस पर चलाई गई थी और किसने चलाई थी। सर, ठीक इसी तरह का कंफ्यूजन कोर्ट के बाहर था। कौन किस पर गोली चलाने आया था कुछ क्लियर नहीं हुआ। नहीं सर? नो, इट वॉज एब्सोल्युटली क्लियर मिस्टर यादव। एक अजनबी मुनावर की राह देख रहा था और वो नकाबपोश विक्रम का इंतजार कर रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस से अनजान थे और जब एक दूसरे के सामने आए तब लड़खड़ा गए।
शायद इसी कंफ्यूजन में वो नकाबपोश का निशाना चूक गया था। एग्जैक्टली लेकिन उस अजनबी ने गलती नहीं की, उसने अपना काम परफेक्टली किया। इस भागदौड़ में विक्रम ने आपकी गन थाम ली और नकाबपोश पर गोली चलाई। वही निशान, वही गोली का घाव महेश के हाथ पर नहीं था यादव। यादव, महेश ने नीली लेंसेस लगाई थी, काले कपड़े पहने हुए थे। क्या इन दो बातों से हम उसे ही नकाबपोश मान लें? हाँ सर, बट आपके कहने के मुताबिक मैंने उस नीली कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। हाँ सर, ये नीली कॉन्टैक्ट लेंसेज हॉस्टल के पास वाले शॉप से ही खरीदी गई, और जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये नीली कॉन्टैक्ट लेंसेज जिस आदमी ने खरीदी उसकी आंखों का रंग भी नीला था। व्हाट? इम्पॉसिबल यादव। यस सर, उस आदमी के आंखों का कलर, ओरिजिनल कलर नीला था, और 6 महीने पहले उसने ब्लैक कलर की कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदी थी। यादव, कोई हमारे साथ नजरों का खेल खेल रहा है, लेकिन इस सामंत की नजरें भी इतनी कमजोर नहीं जो शेर और शेर की खाल पहने भेड़ियों को बिना पहचान सके। क्या सोच रहे हो? बल्लू प्लीज, ऐसी हारी हुई नजरों से मत देखो ना मुझे। तो फिर क्या करूं? सिर्फ देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बातें करना तो सिखा ही नहीं मैंने। नहीं तो मार खा गए। विक्रम से कहूं, वो भी पूजा को बहुत पसंद करता है। नहीं। हाँ, फिर हमारे बीच ऐसा है ही क्या जो उससे कुछ कहोगी, बताओगी? कमाल है, तुम तो कह रहे थे कि पूजा तुम्हारे सारे इल्जाम अपने सर पर लेना चाहती है, फिर क्या हुआ? अरे यार, वो सिर्फ बातें भी तो हो सकती है, कहने के लिए कह दिया होगा उसने। आशु, वो बहुत भोली है, नादान है वो। अपने आप को समझा रहे हो। और आशु, बड़ी मुश्किल से नीलामी के वक्त वो जमीन हमें मिली है जिस पर अब झोंपड़े खड़े हो गए हैं। विक्रम उसी टेंशन में है, ऐसे में उससे ये सब बातें करना ठीक नहीं होगा। और फिर पूजा को रघुनाथ जी की असलियत का जब पता चल जाएगा तब क्या करेगी पूजा? हमें कोई फैसला नहीं करना है बल्लू, फैसला तो हो चुका है। बल्लू, हमें अपने जज्बात की नहीं, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। विक्रम हमारा दोस्त है, उसका कहना हमें मानना होगा। लेकिन आशु, जब ये जज्बात ही कोई रिश्ता बनाए तब कोई क्या करे? बल्लू, तुम लोग यहाँ हो? मैं तुम लोगों को बाहर ढूंढ रहा था, किसी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था। नहीं तो इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो जमीन के बारे में बात कर रहे थे हम।
तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। बल्लू, तुम सिर्फ वसुंधरा जी को रघुनाथ के पास ले जाओ। यहां झोपड़े हटेंगे और वहां रघुनाथ का घर उजड़ेगा। कमिश्नर से बात हुई? अच्छा याद दिलाया, मैं फोन करता हूँ, मेरा मोबाइल अंदर है। तुम्हें जाना होगा बल्लू। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं है, बाहर जाना है। आप? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। कमिश्नर साहब से बात हुई मेरी, तुम जमीन के कागजात लेकर उनके पास जाओ और मैं वकील साहब को लेकर जमीन पे पहुंचता हूँ। ये तुमने बनाया? जी। रखना मेरे लिए, मैं लौट के खाऊंगा। बल्लू, शाम को रघुनाथ जी के यहाँ। बाय। जी, आज हम बहुत खुश हैं। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। बल्लू जी, आज आप जल्दी लौट आइए। माँ पिताजी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पूजा। जी माँ। शाम हो गई, बलराज का अभी तक कुछ पता नहीं। आ जाएंगे माँ। पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बोल के गया, कब तक आएंगे? माँ, मैंने उनसे कहा था कि जल्दी लौट आए, किसी काम में फंस गए होंगे। माँ, लेकिन पिताजी भी तो आ सकते हैं, उन्हें तो इस घर का रास्ता पता है ना। पूजा। माँ, क्या बात है? मुझे उनके पास जाना है। माँ, कहाँ ढूंढोगी उन्हें? इतने बड़े शहर में ढूंढना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। वैसे भी जिंदगी मुश्किलों में कट रही है। आज तक कोई चीज आसानी से मिली है जो अब मिलेगी? पूजा, तू नहीं चाहती कि अपने पिताजी के साथ कुछ पल खुशियों की गुजारे? बोल बेटी, तेरा मन नहीं करता उनकी गोदी में सर रख के अपना जी हल्का कर ले? माँ, मगर उनका पता नहीं है हमारे पास। उनके दफ्तर से उनके घर का पता मिल जाएगा। ठीक है, दफ्तर फोन कर लेते हैं। छोटे मालिक? छोटे मालिक, पहचाना मुझे? बिरजू? हाँ छोटे मालिक, लेकिन ये मामला क्या है? तुम यहाँ रहते? हाँ छोटे मालिक। मतलब ये घर तुम लोगों ने बनाया? हाँ, लेकिन आपके साथ ही पुलिस। बिरजू, क्या तुम जानते हो कि जिस जमीन पर तुम लोगों ने अपने घर बनाए हैं, ये जमीन किसकी है? नहीं छोटे मालिक, हमें बताया गया कि अब से यही तुम्हारा घर है, घर की छत और यही तुम्हारे घर की दीवार। तुम हमारी फैक्ट्री के पुराने मुलाजिम हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारी वफादारी परख कर तुम्हें काम दिया था। छोटे मालिक, वफादारी तो बात की बात है। बड़े मालिक ने मेरी मजबूरी के समय मेरी मदद की थी। मेरी जोरू पेट से थी, मेरे पास पैसा नहीं था। तब उस देवता समान इंसान ने मेरी मदद की थी। याद है मुझे,
और खुशी की बात है कि तुम्हें भी याद है। अगर ये मकान तुम लोगों के नहीं होते तो अब तक पुलिस इन्हें तोड़ चुकी होती और वकील साहब ने कोर्ट का नोटिस तुम्हारे हाथ में दे दिया होता। छोटे मालिक, हमसे कोई गलती हुई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमीन हमारी है और हम इस जमीन पर अपने पिता का, तुम्हारे बड़े मालिक का सपना साकार करना चाहते हैं। छोटे मालिक, हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जानता हूं, क्योंकि अगर तुम वाकिफ होते तो ये कदम कभी नहीं उठाते। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं है। अब क्या कहें छोटे मालिक, मजदूर का पेट उसकी मजबूरी होती है। हमें कहा गया था कि अगर हम अपना घर यहां नहीं बनाएंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। घर में मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी का बोझ मेरे कंधे पर है। एक बेटा है, उसे नौकरी नहीं। तो इस हालात में हम और क्या करते थे छोटे मालिक? हाँ, मजबूरी का फायदा उठाना दुनिया की रीत है। एक बड़े इंसान ने एक दिन तुम्हारी जिंदगी का मसला हल किया था। आज उसी इंसान की औलाद की जिंदगी में कुछ लोग मसले खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं का हल निकालने के लिए मैं तुम्हारी कुछ मदद चाहता हूं बिरजू। ये क्या कह रहे हैं आप छोटे मालिक? मैं चाहता हूं कि तुम ये जमीन खाली कर दो। मैं जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली तो रघुनाथ तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। एक देवता समान इंसान के एहसानों का जिक्र किया है तुमने। उसी देवता समान इंसान की औलाद तुमसे एक वादा करती है कि जब इस जमीन पर फैक्ट्री खड़ी होगी तब उस फैक्ट्री में ना सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी औलाद को नौकरी मिलेगी बल्कि यहां मौजूद हर इंसान को काम मिलेगा। सबके सर पर छत होगी, एक मजबूत छत। सबको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। बिरजू, क्या तुम इस जरूरतमंद छोटे मालिक की विनती मानोगे? विनती नहीं छोटे मालिक, आप हुक्म कीजिए, हुक्म। इस बिरजू की वफादारी को खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है छोटे मालिक, हम आज से यहां नहीं रहेंगे। भाइयों, हम आज से यहां नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। छोटे मालिक, हम आपके साथ हैं।